नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वैसे तो ये जो पहिया होता है पोट्री के इस्तेमाल में जो यूज़ होता है, कुम्हार इसे हाथ से घुमाते रहते हैं, लेकिन जब हाथ से घुमाते हैं तो काफ़ी एनर्जी ज़ाया होती है, पहिया धीरे चलता है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स आने लगे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जिन्हें आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है और मिट्टी के बर्तनों को एक निश्चित आकार दिया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी प्रकार के 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स दिए 100 ट्रेंड आर्टिसंस को इस कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन उठता है, किसके द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। सेंटर तो अपने आप में बहुत बड़ी गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसने दिए? देखो, ये योजना जो है वो एक इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, KVIC। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। इस योजना का मकसद यही है, पोर्टर कम्युनिटी को एम्पावर करना। देश के दूर दराज इलाकों में भी अगर कुम्हार रहते हैं, पोर्टर कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें एम्पावर करना, उनको शक्ति प्रोवाइड करना। कवरेज की बात करें, यूपी, MP, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, इन राज्यों में पोर्टर कम्युनिटी के लोगों को एम्पावर किया जाता है। ये थोड़ा अपने आप में वेग है, मतलब आपके मन में भी आया होगा, क्या बचे हुए राज्य में ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इस स्कीम से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो विकास पीडिया से लिया गया है, जहां पे सभी स्कीम्स की इंफॉर्मेशन होती है। वहां पे इन्हीं राज्यों के नाम है, वहां पे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि बाकी जो राज्य बच गए हैं वहां पे ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद एक और वेग स्टेटमेंट है कि 3000 पर मंथ से इंक्रीज होके पर मंथ इनकम जो है वो इंक्रीज होके हो गई है 12,000 पर मंथ इस स्कीम के अंतर्गत। काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं इस योजना के अंतर्गत, जैसे एडवांस्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के बारे में पोर्टर्स को जानकारी देना, उनको ट्रेनिंग देना। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है पोल्ट्री से संबंधित या फिर नया कोई इक्विपमेंट्स आया है जैसे इलेक्ट्रिक चाक, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना। मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करना, मतलब कुम्हार जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो मार्केट में बिकें, वो मार्केट में पहुंचें, इसकी कोशिश करना। और सबसे लास्ट में KVIC के द्वारा, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया जाता है वहां पे उन प्रोडक्ट्स को दिखाना, ताकि जनता पसंद करके उन प्रोडक्ट्स को खरीद सके। अब लास्ट में बात करते हैं KVIC की, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से बनाई गई थी। नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। कब बनाया गया था इस बॉडी को? अप्रैल 1957। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। काम क्या है? रूरल एरियाज में खादी या फिर विलेज की जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना, उन्हें फैसिलिटेट करवाना। हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में 6 जोनल ऑफिस हैं, दिल्ली में, भोपाल में, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी में। नेक्स्ट आर्टिकल सिद्धि कम्युनिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने शांताराम बुदना, जो कि सिद्धि कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया है। तो शांताराम बुदना सिद्धि कम्युनिटी के पहले ऐसे पर्सन हैं जो लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव बने हैं सिद्धि कम्युनिटी के। हम बात करें सिद्धि कम्युनिटी के बारे में, सिद्धि कम्युनिटी एक ट्राइब है जो कि कर्नाटका की है। मेनली धारवाड़, बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं सिद्धि ट्राइब के लोग। 2003 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सिद्धि कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफाई किया था। ये इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं और इवन PVTG ग्रुप में आते हैं, मतलब PVTG में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले देखो ये शिकार किया करते थे और शिकार करके फूड इकट्ठा किया करते थे,
लेकिन आज के समय में इनका जो मेन लाइवलीहुड है मजदूरी करना, खेती करना। माना यह जाता है अफ्रीकन कम्युनिटी के कुछ लोग इंडिया में आए थे पहले एज ए सोल्जर्स या फिर स्लेव्स, और बाद में 18वीं शताब्दी में वो आज़ाद हो गए थे, मतलब स्लेवरी से उन्हें छुटकारा मिल गया था और इसी वजह से वो यहीं पर रह गए, कर्नाटका के जंगल्स में चले गए थे। आप तस्वीर में देखिए, इनके फिजिकल फीचर्स में आपको निग्रोइड रेशियल स्ट्रेन्स देखने को मिलेंगे, जिससे पता लगता है ये अफ्रीका से आए थे बहुत पहले एज ए स्लेव्स या फिर सोल्जर्स, और स्लेवरी से छुटकारा मिलने के बाद यहीं पर बस गए थे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो बन रहा है, आप ये मैप में देखिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है, रास्ते में आती है अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स को काटने की आवश्यकता है ताकि टनल बनाई जा सके और वहां से रेल गुजर सके। वही हुआ है। हरियाणा में सोहना के पास ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बनाई गई है, और इसमें से डबल स्टेक कंटेनर गुड्स जो ट्रेन हैं वो भी गुजर सकती हैं। डबल स्टेक कंटेनर मतलब ऐसी ट्रेन जहां पे एक के ऊपर एक कंटेनर रखा जा सके। जैसे ये तस्वीर देखिए, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर भी रखा हुआ है। तो ऐसी ट्रेन्स भी गुजर सकती हैं इस वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल से। इंजीनियर्स को देखो 2500 से लेके 500 मिलियन ईयर्स पुरानी प्रोटेरोजोइक रॉक्स को ब्लास्ट करना पड़ा इस इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल को बिल्ड करने के लिए। और एक बार जब ये टनल ऑपरेशनल हो जाएगी, अभी तो सिर्फ देखो ब्लास्ट किया गया है और टनल बन रही है, तो यहाँ पर ट्रेन गुजर सकेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये टनल हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ती है, और इस कॉरिडोर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, राजस्थान में जो कैबिनेट है वो गवर्नर को एडवाइस दे रही है कि आप विधानसभा का सेशन बुला लीजिए, बट गवर्नर ने रीज़न दिया है कि आपने कोई एजेंडा नहीं प्रेजेंट किया, और भी काफ़ी सारी बातें गवर्नर के द्वारा कही गई। तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्या गवर्नर को स्टेट कैबिनेट की एड एंड एडवाइस से काम करना है, या फिर इस मामले में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है कि विधानसभा का सेशन बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए। इस आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, हमारा संविधान और वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट में गवर्नर को एड एंड एडवाइस कर देती हैं कि आप सेशन को समन कीजिए, प्रोरोग कीजिए या फिर डिसोल्व कीजिए, तो उसके बाद गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना पड़ता है। वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मामले में। गवर्नर की वैसे डिस्क्रिशनरी पावर होती क्या क्या है? गवर्नर की देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स लिमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर या तो उसे एसेंट दे सकते हैं या फिर एक बार के लिए लौटा सकते हैं। गवर्नर अपनी मर्जी से किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकते हैं। और जब देखो किसी स्टेट की गवर्नमेंट संविधान की वैल्यूज़ के हिसाब से, संविधान के रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है और प्रेसिडेंट उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, तो गवर्नर अपनी मर्जी से रिकमेंड कर सकते हैं कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी एडिशनल ड्यूटी का चार्ज दिया जाता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर को, मान लीजिए हरियाणा के गवर्नर को बोला जाता है आप चंडीगढ़ का चार्ज भी रखिए, तो फिर चंडीगढ़ के मामलों में डिस्क्रिशन बरत सकते हैं गवर्नर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके द्वारा जो ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको कितना पैसा दिया जाए या फिर कितनी रॉयल्टी दी जाए। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लाइसेंसेस से इस मामले में भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नर बुला सकते हैं कभी भी सीएम को कि आप बताइए
जानकारी दीजिए किसी कानून के बारे में या फिर किसी एक्शन के बारे में, तो सीएम को जाना पड़ता है। काफ़ी बार देखो ऐसा भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ट्रस्ट खो देती है, मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं रहती, लेकिन अगर सीएम इस्तीफा देने से मना कर देते हैं तो डिसमिस कर सकते हैं सीएम को गवर्नर। काफ़ी बार ऐसा भी होता है, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब इस्तीफा देते हैं मेजोरिटी खोने की वजह से, तो गवर्नर बोल सकते हैं सीएम को कि कोई बात नहीं, आप कुछ और दिनों के लिए काम कीजिए जब तक कि नया सीएम नहीं आ जाता या फिर से इलेक्शन नहीं हो जाते। तो इन मामलों में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। इवन देखो, मान लीजिए किसी इलेक्शन होने के बाद किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आई है, तो उस समय भी गवर्नर के पास थोड़ी बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। हालांकि इसके लिए कन्वेंशंस बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बट बावजूद इसके जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो गवर्नर जो कि अपॉइंट किए गए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी सत्ता में होती है उसी पार्टी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं गवर्नर। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बट वैसे प्रॉपर कन्वेंशंस बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि गवर्नर को कैसे एक्ट करना होता है ऐसी सिचुएशन में। जैसे जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, पहले उस पार्टी को इनवाइट किया जाता है सरकार बनाने के लिए, उसके बाद सिलसिला चलता रहता है, दूसरे नंबर पे जिस पार्टी की सीट्स आई हैं, तीसरे नंबर पे, बट बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, अलायंसेस बनते हैं, और गवर्नर सामान्यतः प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पार्शलिटी के साथ काम नहीं करते हैं। इसके अलावा देखो और भी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती हैं, जैसे विदर्भ और मराठावाड़ा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर अगर अलग से सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाना हो तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स इस्टेब्लिश करना हो तो भी डिस्क्रिशनरी पावर है। नागालैंड में नागा हिल्स या फिर ट्यूनसेंग एरिया में अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं तो लैंड ऑर्डर के मामले में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। आपको याद होगा हमने एडिटोरियल की वीडियो में डिस्कस किया था कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं मिस्टर रवि, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा था, नागालैंड की सरकार को कहा था, लैंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो डेटेरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है, तो प्रपोजल है कि मेरे से पूछे बिना आप एक सर्टेन रैंक के ऊपर ऑफिशियल्स की ट्रांसफर मत कीजिएगा। हालांकि ये सिर्फ एक प्रपोजल था जिसे फाइनल रूप नहीं दिया गया। मणिपुर में हिल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। असम में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। सिक्किम में पीस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में लैंड ऑर्डर के संदर्भ में। इसके अलावा कर्नाटक में हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में अलग से अगर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाना हो तो इस संदर्भ में भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। देखो संविधान का आर्टिकल 163 ये कहता है जब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करते हैं ना तब वो फाइनल है। वैसे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स लिमिटेड हैं, बट जहां पे हैं और गवर्नर के द्वारा उसे यूज किया जाता है तो फिर वो फाइनल है। फिर सरकार ये नहीं कह सकती गवर्नर को कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। नेक्स्ट आर्टिकल डीपी सिंह कमेटी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने यह कमेटी गठित की है। किस लिए? देखो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज। एक आंकड़ा हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, 12 लाख स्टूडेंट्स अभी फिलहाल यूएसए में हैं दूसरे देशों के, और उनमें से 2 लाख इंडिया के हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो यूएसए की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो इंडिया में ही रह के पढ़ेंगे तो इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, टैलेंट भी रिटेन होगा, और हमारे देश से जो डॉलर की फॉर्म में करेंसी है वो बाहर भी नहीं जाएगी और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो हमारे देश में ही स्टूडेंट्स को रिटेन करने के लिए ये कमेटी गठित की गई है, डीपी सिंह कमेटी। ये कमेटी गाइडलाइंस देगी, मतलब रिकमेंडेशंस देगी सरकार को कि क्या कुछ किया जा सकता है ताकि वो स्टूडेंट्स जो विदेश में पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो विदेश में ना जाएं और इंडिया में ही
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लें, यहीं शिक्षा प्राप्त करें। डीपी सिंह ये यूजीसी के चेयरमैन हैं, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहले नंबर पे कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ये स्टेटमेंट देखो गलत है। गलत क्यों है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम नहीं है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है KVIC के द्वारा, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। और ये कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। दूसरी स्टेटमेंट डीपी सिंह कमेटी, ये तो अभी डिस्कस किया, ये भी गलत है। ये रिकमेंडेशंस देगी सरकार को इस मामले में कि कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिटेन किया जा सकता है जो बाहर पढ़ने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद सिद्धि कम्युनिटी, ये हरियाणा के नहीं है, कर्नाटक की है, PVTG ग्रुप में तो है। सबसे लास्ट में गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से गवर्नर हाउस को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं। सही स्टेटमेंट। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।